हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सोशोलॉजी के एक महत्वपूर्ण बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी मतलब समुदाय, समिति, संस्था और समाज, ये चारों हैं। इसमें क्या अंतर है, किन किन विशेषताओं के आधार पर हम इनका अलग अलग वर्गीकरण करते हैं। तो ये हर एक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। कौन सी, जैसे परिवार लिख देंगे, परिवार संस्था है, समुदाय है, इंस्टीट्यूशन है, इसके बारे में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम आपको ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे। एक बेसिक कंसेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, हमने लिखा है कम्युनिटी, समुदाय, समिति, एसोसिएशन, और संस्था को हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं, और समाज सोसाइटी। तो यहाँ पर हम देखेंगे समुदाय जो है वो समुदाय, जैसे पहले ब्राह्मण समुदाय, जाट समुदाय, हिंदू समुदाय, इस तरह के, मुस्लिम समुदाय, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो समाजशास्त्र में इन चीज़ों को समुदाय नहीं मानते। समाज शास्त्र में समुदाय किसको मानेंगे? समाज शास्त्र में समुदाय हम उन्हें मानेंगे जो एक व्यक्तियों का समूह तो है, परंतु वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, जिनका एक विशिष्ट नाम है, और इसके साथ साथ उसमें क्या होता है, स्थायित्व होता है। स्थायित्व होगा, जैसे गांव हो गया, यहाँ पर एग्जाम्पल हमने दे रखे हैं गांव, नगर, महानगर, कस्बा, शहर, और ये चारों अवधारणाएं ये अलग अलग है। अब देखिए, गांव जो है इसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा गांव का। गांव की सदस्यता अनिवार्य होगी अपने को। गांव स्वतः विकसित समुदाय की खास बात ये होती है कि इनका विचारपूर्वक स्थापना नहीं की जाती, इनकी ये अपने आप विकसित होते हैं। इनके विकास है वो धीरे धीरे अपने आप होता है। स्थायित्व, ये स्थायी होते, समुदाय स्थायी होते हैं। या तो ये किसी प्राकृतिक आपदा से नष्ट होंगे या फिर युद्ध आदि के कारण नष्ट होंगे, वैसे ये नष्ट नहीं होते, स्थायी होते हैं। आत्मनिर्भर समुदाय अपने आप में आत्मनिर्भरता इनके अंदर होती है। जैसे गांव के लोग हैं वो अपने आप में निर्भर है, एक दूसरे आत्मनिर्भर है, एक दूसरे के सहयोग से अपना जो कार्य है वो करते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं सामान्य उद्देश्य, इनके कोई गांव, नगर, महानगर, कस्बा, देश, इनके कोई विशेष उद्देश्य के लिए इनकी स्थापना नहीं होती। जैसे परिवार नामक संस्था है, तो परिवार की स्थापना बच्चों के संतानोत्पत्ति, उनका पालन पोषण, यौन इच्छाओं की तृप्ति आदि के लिए परिवार नामक संस्था है, उसकी स्थापना की गई, तो उसकी विशेष उद्देश्य है। लेकिन समुदाय में विशेष उद्देश्य नहीं होते। समुदाय जो है उसके सामान्य उद्देश्य होते हैं। समुदाय के अंदर आर्थिक उद्देश्य, राजनीतिक, सामाजिक, ये सारे, जैसे गांव या शहर या नगर, कस्बा, देश इसमें है, इन सभी में ये सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। इनका एक विशिष्ट नाम होता है। विशिष्ट नाम होने का मतलब, जैसे चाहरवाला हो गया, जैसे सिरसा हो गया, जैसे हरियाणा हो गया, जैसे इंडिया हो गया, इसका मतलब इन सभी का एक विशिष्ट नाम होता है। जो समुदाय होते हैं उनके सामान्य कोई विशेष नियम नहीं होते, ये सामान्य नियम होते हैं। इनके सामान्य नियम होंगे, और इनके साथ साथ क्या खास बात होगी, इनकी सामान्य रीति रिवाजें होंगी, उनका पालन इनमें किया जाएगा। मूर्त संगठन है ये। मूर्त का मतलब जो दिखाई देते हैं, समुदाय है वो दिखाई देंगे। दिखाई देने का मतलब ये होगा, हम समाज को नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि समाज है वो व्यक्तियों के संबंधों का जाल है, और संबंधों को हम नहीं देख पाते। समुदाय को हम देख पाते हैं क्योंकि इसका क्षेत्र निश्चित है, ये एक व्यक्तियों का समूह है। तो जो समुदाय है, इसकी एक खास बात यह है कि ये इसमें हम देख पाते हैं। अनौपचारिक संबंध, समुदाय के लोगों के बीच में खास बात ये होगी कि उन लोगों के बीच में जो संबंध है वो अनौपचारिक होंगे, मतलब किसी तरह की कोई औपचारिकता नहीं होगी, कोई कानून या नियमों या बाध्यता के आधार पर उनके संबंध नहीं होंगे। व्यक्तियों का समूह ये है। तो अब आप देखिएगा समुदाय से क्या निष्कर्ष निकला, कि समुदाय गांव या शहर या कस्बा या ग्रामीण समुदाय, शहरी समुदाय, इस तरह की चीज़ों को आप लेंगे, जो व्यक्तियों का समूह है, जो स्थायी है, जिनका सामान्य उद्देश्य है, तो सामान्य जिनके नियम होंगे, हम की भावना इनके अंदर पाएगी। समुदाय की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हम की भावना, मतलब एक दूसरे के सहयोग की भावना, साथ मिलकर काम करने की भावना। या जैसे गांव है तो गांव अपने गांव का होता नहीं भी, ये मेरे गांव से है। आप मान लो यहाँ हरियाणा के रहने वाले हैं, और यदि आप यहाँ से अमेरिका चले गए, और यदि आपके वहाँ पर अपने को कोई इंडिया का या हरियाणा का मिल जाता है, तो उसमें खुशी होती है ना अपनी। क्या कहेंगे? ये हमारे देश का है, हमारे राज्य का है, हमारे गांव का है। इसका मतलब क्या हुआ? हम की भावना है उसके अंदर। तो समुदाय जिसमें हम की भावना अनिवार्य सदस्यता होगी, या तो हम गांव के रहने वाले होंगे, या शहर के, या कस्बे के, या फिर देश के, मतलब उनका कोई न कोई विशिष्ट नाम होगा। जैसे गांव का नाम होता है, शहर का नाम होता है, देश का नाम होता है। तो समुदाय में ये सारी विशेषताएं होती है। इसके बाद हम देखते हैं समिति, एसोसिएशन। अब आमतौर पर समुदाय और समिति को भी एक अर्थ में लिया जाता है, लेकिन इन दोनों में पर्याप्त अंतर है।
तो इसमें अंतर क्या है वो देखिएगा। समिति है, इनकी स्थापना की कोई स्वतः इसकी स्थापना होती है, जबकि समिति है उसकी स्थापना व्यक्तियों का समूह तो ये भी है, लेकिन समिति के अंदर खास बात क्या होती है कि समिति की स्थापना किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए की जाती है, और जब वो उद्देश्य पूरा हो जाए तो उस समिति को भंग कर दिया जाता है। जैसे छात्र समिति है, छात्र संघर्ष समिति है। छात्र संघर्ष समिति का मतलब क्या हुआ, वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए उस समिति का गठन किया गया। छात्रों की जब मांगें पूरी होगी तो वो समिति भंग कर दी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई निश्चित भूभाग नहीं होता। अब छात्र है तो छात्र पूरे इंडिया के हो सकते हैं, पूरे वर्ल्ड के हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं। तो इसका समिति है उसका निश्चित क्षेत्र नहीं होगा। जैसे मजदूर संघ है तो मजदूर संघ का तो कोई निश्चित क्षेत्र नहीं है। कार्ल मार्क्स ने पूरी दुनिया के मजदूरों को एक होने का आह्वान किया था। तो इनकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। ऐच्छिक का मतलब क्या हुआ, आप इसमें जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। जैसे हम मजदूर संघ में शामिल हो सकता है, होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, अदरवाइज ना हो तो ना हो। चाहे बीमा कंपनी में शामिल होना चाहते हैं तो ठीक है, और नहीं होना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आप देखिएगा इसकी प्रकृति अस्थायी है। अस्थायी प्रकृति का मतलब क्या हुआ कि इसमें हम ये जब विशेष उद्देश्य के लिए इसका निर्माण किया जाता है, कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं उनके लिए इनका निर्माण किया जाता है, और जब ये उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तो जो समिति है वो भंग कर दी जाती है। जैसे सालासर वगैरह हम पैदल जाते हैं, पैदल यात्री जाते हैं तो वो एक समिति बनाते हैं। समिति एसोसिएशन का मतलब आपसी सहयोग से वो एक समिति का गठन करते हैं। उनका कोई जो निश्चित उद्देश्य होता है, वहाँ सालासर जाकर अपनी पूजा पाठ जो भी करना है, लेकिन जब वो वहाँ से वापस आ जाते हैं उनका उद्देश्य पूरे होते ही वो भंग कर दी जाती है। इसका मतलब अस्थायी प्रकृति है। और समिति के अंदर हम की भावना का भाव पाया जाता है, इसमें सहयोग की भावना पाई जाती है। जिस विशेष उद्देश्य के लिए समिति का गठन किया गया है, सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जैसे छात्र संघ है, मजदूर संघ है, तो इन जिस उद्देश्य के लिए इनका गठन किया गया है तो सभी तन मन धन से एक दूसरे की सेवा भी करते हैं। समिति के सदस्य आपस में चंदा इकट्ठा भी करते हैं, एक दूसरे को आर्थिक मदद भी करते हैं, कहीं पर जाना पड़े तो भी ये जाते हैं। विचारपूर्वक स्थापना का मतलब इनकी स्थापना जानबूझकर किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। निश्चित संगठन है। निश्चित संगठन का मतलब संगठन के अभाव में कोई भी चीज़ कामयाब नहीं हो सकती। तो इसका एक संगठन होता है, कार्यप्रणाली होती है, उसके तहत ये कार्य करती है। नियमों पर आधारित समिति की विशिष्ट नियमों पर आधारित होती है। कुछ नियमों का निर्माण किया जाता है और उन नियमों का सभी फॉलो भी करते हैं, परंतु इसके अंदर निश्चित भूभाग हमने पहले ही कह दिया वो निश्चित नहीं है। औपचारिक संबंध होते हैं। औपचारिक का मतलब केवल संस्थागत संबंध होंगे, केवल नियमों के अनुसार जो संबंध है उसी के तहत वो व्यक्ति आपस में व्यवहार करेंगे। जैसे संस्थागत औपचारिक संबंध का मतलब क्या हुआ, मजदूर संघ है जैसे, तो वो केवल अपने काम की बातों तक ही सीमित होंगे, इसके अलावा वो बातें नहीं करेंगे। ये मूर्त संगठन है। मूर्त संगठन क्यों है, क्योंकि ये व्यक्तियों का समूह है, और जो व्यक्तियों का समूह होगा उसको हम देख सकते हैं, इसका मतलब मूर्त संगठन है ये। और व्यक्तियों का समूह भी ये है। अब आप इन दोनों के अंदर जब हम यदि तुलना करेंगे तो वैसे तो ये पॉइंट हमने साथ मिलाकर लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि एक छात्र संघ है मान लीजिए, तो ये छात्र संघ समुदाय क्यों नहीं है। अब छात्र संघ समुदाय क्यों नहीं है, क्योंकि छात्र संघ के अंदर सहयोग की भावना तो होगी, लेकिन एक तो हम की भावना इसमें नहीं होगी, स्थायीपन नहीं होगा, क्योंकि जब तक पढ़ रहे हैं तब तक हम स्टूडेंट हैं, और इसका स्वतः विकास नहीं हुआ है, जानबूझकर इनकी स्थापना की गई है, जबकि ये चीज़ें हैं इनमें ये सारी विशेषताएं मिलेगी। अब आप एक बात और देखिएगा कि एक समुदाय है ना, उसमें बहुत सारी समितियाँ हो सकती है। एक समुदाय में बहुत सारी समितियाँ हो सकती है। इसके बाद हम संस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो संस्था देखिए, जो ये समिति है उस समिति का गठन जिन विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया, ये तो होगी व्यक्तियों का समूह। अब वो कुछ नियम बनाएंगे ताकि उन नियमों का फॉलो करके उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। तो वो जो एक नियमों की कार्यप्रणाली है, जो एक नियमों की और व्यवस्था को बनाए रखने की कार्यप्रणाली है, उसको हम क्या कहेंगे, संस्था कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक महाविद्यालय है, एक कॉलेज है, तो वो कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स हो गए, प्राध्यापक हो गए, प्रिंसिपल हो गए, अन्य नॉन टीचिंग कर्मचारी हो गए, तो इन सभी को यदि हम मिला दें तो ये व्यक्तियों का समूह हो गया। व्यक्तियों का समूह होने का मतलब क्या हो गया, ये एक समिति हो गई। इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा की प्राप्ति करना, परंतु उसके अंदर एक कार्य प्रणाली है, एक नियम बना दिए गए भी, सभी उन नियमों का पालन करेंगे। तो वो जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन किया जाता है, तो वो जो नियमों की एक व्यवस्था है वो संस्था कहलाएगी।
इसका मतलब नियमों को हम देख नहीं सकते, तो ये अमूर्त होगी। और उनको कंट्रोल करने के लिए, लोगों को नियमों का पालन करवाने के लिए अधिकार भी चाहिए, तो संस्था के अंदर अधिकार भी होते हैं। इसके विशिष्ट उद्देश्य होते हैं संस्था के। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब जैसे महाविद्यालय, उसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा प्रदान करना। और ये विरासत में मिलते हैं। विरासत का मतलब ये पीछे से भी चले आ रहे हैं। और संस्था है वो साधन है, साध्य नहीं है। जो संस्था होती है वो उद्देश्य प्राप्ति का साधन मात्र है। जैसे समिति के उद्देश्य है, उन समिति के उद्देश्यों के जिन नियमों के तहत प्राप्त किया जाएगा वो संस्था है। तो वो नियम है, वो नियमों का फॉलो करके हम मंजिल तक पहुंचते हैं। इसका मतलब वो तो बीच में एक साधन के रूप में है, साध्य नहीं है। और इसमें इसकी एक संरचना भी होती है, स्थायित्व। इसके संस्था है उसमें अपेक्षाकृत स्थायित्व भी पाया जाता है। स्थायित्व का मतलब हो गया वो इतनी जल्दी भंग नहीं होती। अमूर्त है, इसको देख नहीं सकते। प्रत्येक संस्था के भौतिक क्या है? भौतिक प्रतीक भी होते हैं। और संस्था का नाम लेते हमारे मस्तिष्क में एक पिक्चर बनती है, एक विचार भी आता है। जैसे राजनीतिक संस्था का जिक्र किया तो हमारे मन में क्या विचार आएगा? भी वो राजनीति का काम कर रहे हैं। आर्थिक संस्था का नाम लिया तो हमारे मन में क्या विचार आएगा? वो आर्थिक संस्था पैसों से संबंधित काम कर रही है। तो ये जो संस्था है, ये संस्था क्या है? देखिए, समिति के अंदर बहुत सारी संस्थाएं हो सकती है। समिति में संस्था है परंतु संस्था में समिति नहीं है। अब समुदाय, इसके भी कुछ नियम होंगे, एक कार्यप्रणाली होगी, तो वो भी संस्था कहलाएगी। नियम और कार्यप्रणाली है। तो संस्था का मतलब क्या हुआ? चाहे समुदाय हो, चाहे समाज हो, चाहे समिति हो, उसके लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो एक नियमों की व्यवस्था बनाई जाती है, उस नियमों की व्यवस्था को हम संस्था कहते हैं, जो कि अमूर्त होती है। जैसे विवाह नामक संस्था है, तो ये विवाह नामक संस्था है, ये क्या है? यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतान प्राप्ति, परिवार के निर्माण, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्था का निर्माण किया गया। ये स्थायी भी है, इसके बहुत कुछ नियम भी है, व्यवस्था बनी रहे। और इसी तरह से परिवार है तो ये भी क्या, एक स्थायी संस्था है। और इसकी सदस्यता अनिवार्य कैसे नहीं है? अब शादी करना या न करना अपने ऊपर निर्भर है। परिवार में रहना या न रहना अपने ऊपर निर्भर है। शिक्षा लेना या न लेना अपने ऊपर निर्भर है। राजनीतिक दल में शामिल होना या न होना अपने ऊपर निर्भर है। तो इनकी सदस्यता अनिवार्य नहीं होती और अमूर्त होते हैं। अब शिक्षा दिखती नहीं है, परिवार दिखता नहीं है, शादी दिखती नहीं है, नातेदारी दिखती नहीं है, तो ये चीज़ें दिखाई नहीं देगी। यदि कोई चीज़ दिखाई दे रही है अपने को, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि वो कम से कम संस्था तो नहीं है। जो चीज़ दिखाई दे रही है वो क्या है? वो संस्था तो नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। तो संस्था के बारे में जो सीधे से ध्यान रहेगा भी, संस्था क्या है? संस्था दिखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये नियमों की एक व्यवस्था है। नियमों की एक व्यवस्था, इसका मतलब ये नहीं दिखेगी। और समाज है वो भी दिखाई नहीं देगा। समाज क्यों दिखाई नहीं देगा? क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंध है आपस में, उन संबंधों के जालों को हम समाज कहते हैं। तो संबंधों को हम नहीं देख पाते। अब समिति है, समुदाय है, समिति और समुदाय, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उन लोगों के बीच में आपस में संबंध भी होते हैं, तो उन संबंधों को हम नहीं देख सकते। तो समाज है वो क्या है? अमूर्त है। समाज अमूर्त है। जैसे पूंजीवादी समाज हो गया। अब पूंजीवादी समाज है तो उसकी कोई निश्चित सीमा भी नहीं है, भौगोलिक सीमा उसकी आवश्यक नहीं है। मतलब पूंजीवादी समाज है, आदिम समाज है, सरल समाज है, जटिल समाज है, तो इनकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, निश्चित भूभाग नहीं है। इसमें सामुदायिक या हम की भावना भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें बहुत सारे दूर दूर तक लोग फैले हुए होते हैं, वो सिर्फ उस विचारधारा को मानने वाले होते हैं। ये कोई नहीं कहेगा ये हमारा पूंजीवाद से संबंधित है, ये हमारा साम्यवाद से संबंधित है। इसका मतलब सामुदायिक या हम की भावना इनमें नहीं होती। एक समाज में बहुत सारे समुदाय हो सकते हैं। इसका मतलब समाज है वो क्या है? एक विस्तृत अवधारणा है, इसके अंदर बहुत सारे समुदाय हो सकते हैं। समाज में सहयोग और संघर्ष भी मिलेगा। समाज के अंदर संघर्ष भी है, सहयोग भी है, अपराध भी है, मानवीय गुण भी है। इसका मतलब समाज में सहयोग, संघर्ष, हर तरह की व्यवस्थाएं मिलती है। स्वतः निर्मित समाज का निर्माण है वो अपने आप होता है, इसका निर्माण किया नहीं जाता है। समिति का निर्माण किया जाएगा, संस्था का निर्माण किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों का तो निर्माण किया जाएगा, जबकि समुदाय और समाज है इनका निर्माण नहीं किया जाता। ये स्वतः निर्मित होते हैं। इसके बाद अब सामान्य, इनके उद्देश्य क्या होते हैं? सामान्य उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य का मतलब समाज के भी उद्देश्य सामान्य है, समुदाय के भी उद्देश्य सामान्य है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? इसमें हम की भावना है, इनमें हम की भावना नहीं है।
सामान्य उद्देश्य का मतलब कोई राजनीतिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, धार्मिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, इस तरह के कोई एक उद्देश्य नहीं है, बल्कि इनके सभी उद्देश्य हैं। समाज में हितों व स्वार्थों की समानता आवश्यक नहीं है। जैसे समुदाय में सभी लोगों के हितों और स्वार्थों की जो समानता है वो ज़रूरी है, उसमें सभी लोगों में हित और स्वार्थ समान होते हैं, परंतु समाज के अंदर ऐसा कोई नहीं है। समाज का मतलब हितों और स्वार्थों पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपसी लोगों के आपसी व्यवहार पर निर्भर है, आपसी संबंधों पर निर्भर है। दो विरोधी विचारधारा के लोग हैं, यदि वो भी आपस में मिले हुए इंटरेक्शन कर रहे हैं तो वो समाज है, सामाजिक संबंधों का जाल है। अमूर्त है, देख नहीं सकते, क्योंकि सामाजिक संबंधों पर निर्भर है। समाज की सदस्यता अनिवार्य है। अनिवार्य सदस्यता का मतलब हो गया हम किसी न किसी समाज के सदस्य जरूर है, समाज का हिस्सा हम जरूर है, तो इसकी सदस्यता अनिवार्य है। अब आप देखिएगा, परिवार है मान लीजिए, तो परिवार को हम क्या समाज कह सकते हैं? बोलो, परिवार को क्या हम समाज कह सकते हैं? तो हम इसमें क्या लिखेंगे, परिवार को हम समाज नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि परिवार है वो अमूर्त है, परिवार अमूर्त है और समाज भी अमूर्त है, तो इनको हम समाज क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि परिवार का उद्देश्य विशिष्ट होता है, समाज का उद्देश्य सामान्य होता है। तो इनमें से यदि कोई एक विशेषताएं भी नहीं मिल रही है, इसका मतलब वो उसके अंदर शामिल नहीं होगा। ओके, अब हम इसके कुछ एक एग्जांपल आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहे हैं, इससे आपको ये बातें और क्लियर हो जाएगी। तो समाज देखिएगा, एक समाज है, उस समाज में समुदाय एक समाज में बहुत सारे समुदाय हो सकते हैं, और समुदाय के अंदर क्या होगी, समितियां होगी, समितियों में संस्था होगी। इसका मतलब यदि संस्थाओं को मिलाएंगे तो उससे समितियां बन जाएगी। और दूसरी बात ये भी है, समाज के अंदर समितियां भी बहुत सारी होती है, क्योंकि समितियां बहुत सारी होगी और इसमें संस्थाएं भी बहुत सारी होगी। क्यों? क्योंकि संस्थाओं का मतलब क्या है, संस्थाओं का मतलब तो कार्य प्रणाली है नियमों की, तो कार्य प्रणाली नियमों में सभी समाजों में होती है, उन कार्य प्रणालियों को बना देंगे तो समाज बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि समाज है, समाज में समुदाय होंगे, समुदाय में समितियां होगी, समितियां में संस्थाएं होगी। समाज के अंदर जब वापस नीचे आ रहे हैं तो इनमें ये सारी चीज़ें होगी, समाज में समुदाय भी है, समाज में समितियां भी है, समाज में संस्था भी है। समुदाय में समितियां भी है, समुदाय में संस्था भी है, समितियों में संस्था भी है। लेकिन ये इस तरह से नहीं हो सकता भी एक संस्था है उसमें समितियां भी हों, समितियों में समुदाय भी हों, समुदाय में समाज भी हों। तो इसका एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर डालना है भी समाज, समुदाय, समिति और संस्था में सबसे विस्तृत कौन सा है। इसके बाद यहाँ से और बातें क्लियर होगी। समाज है, समाज में बहुत सारे समुदाय हो सकते हैं, समुदाय में बहुत सारी समितियाँ हो सकती है, समितियों में बहुत सारी संस्थाएं हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि समाज सबसे विस्तृत अवधारणा है, समाज के पश्चात समुदाय आता है, समुदाय के पश्चात समितियाँ आएगी, समितियों के पश्चात संस्थाएं आएगी। अब देखिएगा, समाज है, इसको हम नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि यह आपसी संबंधों पर आधारित है, संबंधों का जाल है, संबंधों को हम नहीं देख सकते। संस्था को हम नहीं देख सकते, क्योंकि संस्था नियमों की एक व्यवस्था है, नियमों को हम नहीं देख सकते। इन दोनों को हम देख सकते हैं, क्योंकि ये भी व्यक्तियों का समूह है और ये भी व्यक्तियों का समूह है। समाज के उद्देश्य सामान्य होते हैं, समुदाय के उद्देश्य सामान्य होते हैं, समितियों के उद्देश्य विशिष्ट होते हैं, संस्था के उद्देश्य भी विशिष्ट होते हैं। अब देखिएगा, इनके अंतर्गत अब यदि हम आगे और करें तो जो समुदाय है इसमें स्थायीपन होता है, स्थायीपन होता है, परंतु इसका निर्माण स्वतः होता है, इसके अंदर हम की भावना होती है। संस्था और समिति है, इनका किसी विशेष उद्देश्य के लिए हम इसका निर्माण करते हैं, और इसी तरह से संस्थाओं का निर्माण भी उस विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम करते हैं, क्योंकि संस्था है वो उन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन मात्र है। तो समाज में बहुत सारे समुदाय, समुदाय में कई समितियां और समितियों में कई संस्थाएं। तो क्वेश्चन ये बन सकता है ना, समुदाय में समितियां होती है न कि समितियों में समुदाय, समाज में समुदाय होता है न कि समुदाय में समाज, समितियों में संस्था है न कि संस्थाओं में समितियां। आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।